सोचिए आप जिस ऐप पर ऑनलाइन हो, टाइपिंग लास्ट सीन रोज देखते हो, उसी ऐप का क्रिएटर कभी अमेरिका में राशन लाइन में खड़ा होता था, और वो भी उसी बिल्डिंग के अंदर जहां बाद में उसे बिलियनियर बनने का सर्टिफिकेट मिलना था। ये कहानी है जैन कॉम की, व्हाट्सएप के फाउंडर की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत सिलिकॉन वैली से नहीं होती। 1976 के विव यूक्रेन, जब ये यूक्रेन नहीं बल्कि सोवियत यूनियन था। एक ऐसी जगह जहां हर फोन कॉल सुनी जाती थी, हर बात लिखी जाती थी, और हर शख्स स्टेट का सस्पेक्ट होता था। जैन कॉम बचपन से ही एक बात सीख गया था कि अगर कोई सुन रहा है तो तुम सच नहीं बोलते। यही ट्रॉमा आगे जाकर व्हाट्सएप की सबसे ज्यादा बड़ी फिलॉसफी बना, प्राइवेसी। 1992 जैन, उसकी माँ और नानी, 3 लोग अमेरिका आ गए। लोग सोचते हैं अमेरिका मतलब अपॉर्चुनिटी, लेकिन जैन के लिए अमेरिका का मतलब था गवर्नमेंट हाउसिंग, फूड स्टैम्प्स और माँ का कैंसर। उसका बाप कभी अमेरिका नहीं आया, वो यूक्रेन में ही मर गया। जैन स्कूल के बाद ग्रोसरी स्टोर में सफाई करता, फ्लोर साफ करता, बिन्स उठाता, और फिर घर आकर रात को कंप्यूटर खोलता। जैन ने प्रोग्रामिंग कॉलेज से नहीं सीखी, उसने सीखी इंटरनेट फोरम से, हैकिंग ग्रुप से और क्यूरियोसिटी से। एक अलाइड हैकिंग ग्रुप उसने ज्वाइन किया जिसका नाम था W00W00। यहीं से उसका दिमाग नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और सर्विलेंस को समझना शुरू करता है। बिल्कुल वही चीज जो यूएसएसआर ने उससे छीन ली थी। सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी सिर्फ 1 साल पढ़ा, और फिर याहू की जॉब। वहां उसकी मुलाकात होती है ब्रेन एक्टन से। दोनों ही की अच्छी सैलरी, सिलिकॉन वैली जॉब, लेकिन अंदर से पूरे खाली। 2007 हेलोवीन के दिन दोनों याहू की जॉब छोड़ देते हैं और जॉब छोड़कर साउथ अमेरिका घूमने चले जाते हैं। और हाँ, फेसबुक में भी अप्लाई करते हैं। फिर आता है फेसबुक का मेल। सब्जेक्ट कुछ ऐसा होता है, We've decided not to move forward, जो कि सिंपल सी लाइन थी, लेकिन जैन के लिए ये सिर्फ रिजेक्शन नहीं थी, बल्कि ये एक रिमाइंडर था कि तुम अभी भी बाहर हो। उस वक्त किसी को इस बात का आइडिया नहीं था कि 6 साल बाद यही फेसबुक उससे भीख मांगेगा। 2009 में जैन एक आईफोन खरीदता है। उस टाइम पे ऐप स्टोर नया नया लॉन्च हुआ होता है। वो देखता है कि यहाँ सिर्फ गेम्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया डेवलप हो रही है। और फिर उसके दिमाग में एक सिंपल सी सोच आती है कि अगर लोग अपना स्टेटस अपडेट कर सके और दूसरों को पता चल जाए कि ये बंदा फ्री है या बिजी, बस यही। ना बिलियन का प्लान, ना एम्पायर का ख्वाब, बस एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। 24 फरवरी 2009 जैन का बर्थडे, और इसी दिन व्हाट्सएप INCR डॉट रजिस्टर होती है। नाम व्हाट्सएप जैसा साउंड करता है। ऐप लॉन्च होती है और ऐप होती है क्रैश, फिर क्रैश, फिर क्रैश। जैन ऑलमोस्ट हार मान चुका होता है और जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रेन एक्टन बोलता है, बस थोड़ा सा और वेट कर ले। जून 2009 एप्पल पुश नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस करता है और जैन ऐप को अपडेट करता है। अब जब कोई स्टेटस चेंज करता है तो सबको पिंग मिलता है और लोग स्टेटस लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे आई एम लेट, ऑन माई वे, कॉल मी। एलेक्स फिशमैन के रशियन फ्रेंड्स इसे SMS की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं, और तभी जैन को रियलाइज होता है कि ये स्टेटस ऐप नहीं बल्कि मैसेजिंग ऐप बन चुकी है। उस वक्त व्हाट्सएप के यूजर्स 2.5 लाख और टीम में सिर्फ 2 लोग, पैसा ऑलमोस्ट जीरो। दुनिया अभी इस ऐप को जानती तक नहीं। लेकिन असल कहानी अब स्टार्ट होती है। इस कहानी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्सा ये नहीं है कि व्हाट्सएप कैसे चल गया, बल्कि ये है कि व्हाट्सएप जिंदा कैसे रहा। क्योंकि 2009 से 2011 के दरमियान व्हाट्सएप के पास ना बिजनेस एड्स थे, ना कोई बिजनेस मॉडल, और ना कोई गारंटेड फ्यूचर। सिर्फ एक चीज थी, जो कि है जिद। साल 2010 व्हाट्सएप के यूजर्स मिलियंस क्रॉस कर चुके थे, लेकिन जैन कॉम और ब्रेन एक्टन अभी भी सैलरी नहीं ले रहे थे। उनका ऑफिस था एक छोटा सा रूम, टीम सिर्फ कुछ इंजीनियर्स, और खर्च सर्वर्स जो कि हर दिन महंगे होते जा रहे थे। अगर प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो तो पैसा कहाँ से आता है? तो इसका जवाब है कहीं से नहीं। जैन इन्वेस्टर्स के पास जाता है, लेकिन जब वो अपना विजन बताता है कि नो एड्स, नो डेटा सेलिंग और नो ट्रैकिंग, तो इन्वेस्टर्स उसके ऊपर हंस देते हैं। उनका लॉजिक था कि तुम फ्री ऐप बना रहे हो और यूजर्स का डेटा भी मोनेटाइज नहीं करना चाहते। ये सिलिकॉन वैली नहीं बल्कि चैरिटी है। यहीं पे जैन एक सेंटेंस बोलता है जो बाद में व्हाट्सएप का DNA बन जाता है, कि हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं बना रहे बल्कि हम उनके लिए टूल बना रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रुकना जरूरी है। आज के टेक वर्ल्ड का रूल कि अगर सर्विस फ्री है तो ऐप सर्विस नहीं बल्कि ऐप डेटा हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, सबका मॉडल यही है।
लेकिन जैन इस रूल को मानता ही नहीं है। सोचिए अगर व्हाट्सएप भी वही करता जो बाकी ऐप्स करती हैं, तो वो भी सिर्फ एक और ऐप होती। यहीं पर एंट्री होती है सिक्वोया कैपिटल की, सिलिकॉन वैली का एक लेजेंडरी इन्वेस्टर। सिक्वोया नॉर्मली उन कंपनीज में पैसा लगाता है जो फास्ट रेवेन्यू दिखा रही होती हैं, अग्रेसिव ग्रोथ करती हैं। लेकिन व्हाट्सएप अलग था। नो एड्स, नो रेवेन्यू, बस ग्रोथ और लॉयल्टी। सिक्वोया $8 मिलियन इन्वेस्ट करता है और यहीं पर एक शॉकिंग बात होती है। सिक्वोया व्हाट्सएप के ग्रुप में आता है, लेकिन जैन से कंट्रोल नहीं लेता। ये सिलिकॉन वैली में ऑलमोस्ट सुना नहीं जाता। 2011 से 2012 व्हाट्सएप पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट फैल चुका था और एसएमएस डाइंग मोड में जा रहा था। लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि एड्स आएंगे, पॉपअप्स आएंगे और स्पॉन्सर्ड मैसेजेस आएंगे, लेकिन व्हाट्सएप बिल्कुल खामोश। ना एड्स ना बैनर्स, सिर्फ एक लाइन सेटिंग में के पर एयर $0.99। और जैन का लॉजिक इसके पीछे ये था कि अगर हम एड्स लाए तो यूजर की अटेंशन बेच रहे हैं, जो कि प्राइवेसी बेचने का पहला स्टेप होता है। असल में एप्स हमें यूज कर रही होती हैं। साल 2013 व्हाट्सएप के यूजर्स 400 मिलियन प्लस हो जाते हैं और इंजीनियर सिर्फ 50 थे। जैन का एक स्ट्रिक्ट रूल था कि एक इंजीनियर 1 मिलियन लोगों को हैंडल करेगा। नो मार्केटिंग टीम, नो पीआर, नो फ्लैशी कैंपेन, सिर्फ प्रोडक्ट। और यहीं से व्हाट्सएप सिलिकॉन वैली का नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ दिखा रही है और डेटा सेल नहीं कर रही और एड्स को भी रिजेक्ट कर देती है। और फिर आता है वही फेसबुक जो कि जैन को रिजेक्ट कर चुका था। मार्क जुकरबर्ग पर्सनली कांटेक्ट करता है, मीटिंग होती है, डिनर होता है और फिर ऑफर आती है कि $19 बिलियन। यहाँ एक लम्हा आता है जहाँ पे कहानी रुक जाती है। एक बंदा जो सर्विलेंस से भाग कर आया, अब दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डेटा कलेक्शन एम्पायर का हिस्सा बन जाएगा। जैन के पास पावर थी, एथिक्स थी और चॉइस थी। और दुनिया के पास एक सवाल था कि क्या व्हाट्सएप ही रहेगा। 2014 फेसबुक की ऑफर सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि कंट्रोल की थी। $19 बिलियन। इस अमाउंट पर ज्यादातर लोग नंबर्स गिनना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैन कॉम सिर्फ एक चीज ही देख रहा था। फेसबुक ने पब्लिकली कहा कि व्हाट्सएप इंडिपेंडेंट रहेगा और डील पेपर में लिखा गया कि नो एड्स, नो इंटरफेरेंस और नो डेटा शेयरिंग। जैन कॉम फेसबुक बोर्ड का एक मेंबर बना और यहाँ से एक सिंबॉलिक सवाल शुरू होता है। जैन फेसबुक के ऑफिस जाता है और बोर्डरूम के बाहर वॉशरूम की लाइन में फूड स्टैम्प्स का पोस्टर देखता है, वही चीज जो उसने गरीबी में देखी थी। अब ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। वक्त गुजरता गया, फेसबुक पे प्रेशर बढ़ता गया कि रेवेन्यू चाहिए, डेटा चाहिए और इंटीग्रेशन चाहिए। व्हाट्सएप पर आहिस्ता आहिस्ता अपडेट्स आती रही कि डेटा शेयरिंग पॉलिसीज, मेटा डेटा कलेक्शन और बैकएंड इंटेरिगेशन। और यहाँ जैन को वही चीज महसूस हुई जिससे वो बचपन में भागा था, सर्विलेंस। सोचें, जब आप अपनी ही बनाई हुई चीज पहचान से बाहर होती देखें तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है छोड़ देना। 2018 जैन कॉम क्वाइटली रिजाइन कर देता है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई ड्रामा, बस एक लाइन कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। ब्रेन एक्टन भी पहले ही जा चुका होता है और वही ब्रेन बाद में एक फाउंडेशन को $50 मिलियन डोनेट करता है। यहाँ एक लॉजिकल सवाल आता है कि क्या व्हाट्सएप बिक गया या फिर क्या व्हाट्सएप ने दुनिया को प्राइवेसी का मतलब सिखा दिया। सच तो ये है, व्हाट्सएप ना मैसेजिंग को फ्री किया, एंड टू एंड इंक्रिप्शन को मेन स्ट्रीम बनाया और ये दिखाया कि एड्स के बगैर भी ग्रोथ मुमकिन है। लेकिन ये भी सच है कि सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये कहानी सिर्फ व्हाट्सएप की नहीं थी, ये कहानी थी उस गरीब लड़के की जो कि सर्विलेंस से भाग कर आया था और दुनिया को चुपचाप बात करना सिखा गया। Subscribe to my channel.